हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 16 लाइट के बारे में। लाइट का क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम एंड कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम। तो पहला का तो आंसर है नो और दूसरा का आंसर है यस। ठीक है, कैसे? देखो मैं एक डार्क रूम में हूँ, देखो मैं एक डार्क रूम में हूँ, तो वहाँ पे तो लाइट ट्रैवल कर नहीं पा रही है। लाइट जब ट्रैवल ही नहीं कर पा रहा है वहाँ तक, तो मैं ऑब्जेक्ट को देख कैसे पाऊंगा? ठीक है, ये रीज़न हुआ। और आउटसाइड ऑफ द रूम लाइट है, लाइट ट्रैवल कर पा रहा है, तो मैं ऑब्जेक्ट को आसानी से वहाँ पे देख सकता हूँ। ठीक है, ये हो सकता है। उसके बाद दूसरा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बीच में डिफ्रेंशिएट करो। तो देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो स्मूथ सरफेस पे होता है। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस पे होता है, लेकिन वहीं पे जो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है वो रफ सरफेस पे होता है। ये एक पहला डिफिनेशन ये हो सकता है, इसमें ही हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि डज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन मीन द फेलियर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? जी नहीं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किसी भी तरीके से फेल नहीं करता लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पूरी तरीके से पालन करता है। ठीक है, वो भी, उसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। उसमें भी ये जो आपका हुआ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब एक ही प्लेन पे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें भी फॉलो होती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उसमें भी फॉलो होता है। उसके बाद थर्ड थिंग, मेंशन अगेंस्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग वेदर रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स। सो इसमें हमें बताना है इन 6 में से कि जब भी इस पे बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगा तो कौन सा रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, ये हमें बताना है। सो पॉलिश्ड वुडन टेबल पे, तो देखो पॉलिश्ड वुडन टेबल पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि एक वुडन का टेबल है, भले कितना भी पॉलिश कर दिया जाए इस पर एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा कितना भी पॉलिश किया जाए। ठीक है, उसके बाद कार्डबोर्ड सरफेस वैसे भी रफ सरफेस है, तो इस पर डिफ्यूज होगा, उसके बाद मिरर, इस पर एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है। चौक का पाउडर इस पर डिफ्यूज होगा, चौक का पाउडर पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। मार्बल फ्लोर विथ वाटर स्प्रेड है, ऊपर से मार्बल फ्लोर है, वो एक स्मूथ सरफेस क्रिएट करता है, सो इस पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। पीस ऑफ पेपर, आपको कभी अपना रिफ्लेक्शन दिखाई दिया क्या पीस ऑफ पेपर में? नहीं दिखाई दिया ना, सो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वैसे भी क्रिएट करता है क्योंकि ये रफ सरफेस है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारा आता है कि स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्लीज स्टेट करो भैया। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग देखेंगे। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यही दो रिफ्लेक्शंस के लॉज हैं, देख लो यही दो रिफ्लेक्शंस के लॉज हैं, ये जो दो लॉ हैं रिफ्लेक्शन के, यही लॉ हैं रिफ्लेक्शन के। ठीक है, इनके अलावा कोई दूसरा लॉ नहीं है। एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, यही दो लॉ हैं। पहला लॉ कहता है कि द इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों सेम प्लेन पे रहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, फिर इंसिडेंट रे हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों सेम प्लेन पे रहते हैं। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। चलो समझ में आया? चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। आगे अपना 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी डिस्क्राइब करो जिसमें कि इंसिडेंट रे जो है वो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। ये एक एक्टिविटी डिस्क्राइब करो जिसमें ये हो। ठीक है, तो एक्टिविटी अब हम लोग देखेंगे। तो एक्टिविटी हमारी तीसरी जो एक्टिविटी है, हमारा तीसरा पेज नंबर पे एक एक्टिविटी था, उसमें ये अच्छे से डिस्क्राइब किया गया था। ये देखो, ये जो एक्टिविटी है इसमें आप लोग देख सकते हैं। इसमें आप लोग क्या करो कि एक पेपर को लो, एक शीट ऑफ पेपर को लो, और ये जैसे इसमें ये कंघी दिखाई दिया है, जैसे इसमें ये कंघी है, सो इसे एक कंघी को लो और उसको चारों तरफ से रैप कर दो, सिर्फ बीच में खोल कर रखो ताकि लाइट को पास कर सको। और वैसे ही सेम ऐसे ही एक आप भी प्लेन मिरर को ले लो। ठीक है, यहाँ पे स्टैंड करवा दो। उसके बाद उसको जो पेपर को है उसको टेबल पे एकदम रखना अच्छे तरीके से एज पे। उसके बाद लाइट को पास करो तो आपको ये कुछ ऐसा इतना लंबा दिखाई दे रहा है, ये इतना लंबा दिखाई दे रहा है आपको। चलो ये तो सही है। उसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद पेपर को थोड़ा इस साइड से उठा दो, जैसे कि इस हाथ से इन्होंने उठाया है पेपर को, तो इस ऐसे ही आप उठा दो उसको थोड़ा। ठीक है, सो आपको इसकी लेंथ शॉर्ट हो गई। ये देखो इतना लेंथ गायब हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि देखो यहाँ पे तो प्लेन एकदम सेम था, इसके लिए सब सही था, प्लेन सेम था, सब सही था। लेकिन यहाँ पे जो है इस केस में क्या हुआ कि प्लेन बदल गया। ठीक है, प्लेन बदल गया उठने की वजह से, पेपर के उठ जाने की वजह से प्लेन जो है यहाँ पे बदल गया। प्लेन बदल गया, सो ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड प्लेन ने खुद को उसी तरह से एडजस्ट किया, और इसी की वजह से इसका लेंथ शॉर्ट हो गया। चलो समझ में आया? चलो बहुत अच्छे, अपने क्वेश्चंस की तरफ वापस बढ़ते हैं। चलो
जी, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस बढ़ते हैं। सो अब हमारा 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का है। सो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अ पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर सीम्स टू बी डैश मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। तो 1 मीटर ही अवे होगा अपनी इमेज से, क्योंकि एक प्लेन मिरर, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट का साइज भी इक्वल होता है, डिस्टेंस भी इक्वल होता है, सब इक्वल होता है। चलो उसके बाद बी, इफ यू टच योर dash ear with right hand in front of plane mirror, it will be seen in the mirror that your right ear is touched with dash। तो इसमें आंसर है if you touch your left ear with right hand in front of plane mirror, it will be seen that your right ear is touched with left hand, ठीक है, is touched with left hand, ठीक है। तो ये सीन होगा, क्यों होगा? क्योंकि जो प्लेन मिरर है उसमें क्या होता है, प्लेन मिरर में वो लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है, इसकी वजह से ये कहानी होती है। चलो उसके बाद हम अपना सी नंबर देखते हैं। सी नंबर हमारा क्या है? सी नंबर है कि द साइज ऑफ प्यूपिल डैश व्हेन यू सी इन डिम लाइट। तो साइज ऑफ पीपल क्या हो जाता है, ये इंक्रीज होता है। साइज ऑफ प्यूपिल इंक्रीज व्हेन यू सी इन डिम लाइट, वो इंक्रीज हो जाता है ना, ठीक है, वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वो चाहता है कि और लाइट आपके अंदर आ जाए, आपकी आंखों के अंदर और लाइट आए, क्योंकि वो उस समय बहुत ही कम लाइट होते हैं, तो ज़्यादा लाइट आपकी आंखों के अंदर आए ताकि आप अच्छे से चीज़ों को देख सको। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद डी क्वेश्चन है, डी नंबर, कि नाइट बर्ड्स हैव डैश कॉन्स देन रॉड्स इन देयर आइज। तो उनके पास लेसर कॉन्स, ठीक है, नाइट बर्ड्स हैव लेसर कॉन्स देन रॉड्स इन देयर आइज। सो उनके पास लेसर कॉन्स क्यों होते हैं? लेसर कॉन्स जो होते हैं वो ब्राइट लाइट के तरफ ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, ब्राइट लाइट की तरफ वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और जो रॉड्स होते हैं, ये जो रॉड कॉन्स जो होते हैं वो ब्राइट लाइट की तरफ सेंसिटिव होते हैं और रॉड्स डिम लाइट की तरफ सेंसिटिव होते हैं। सो इसमें क्या होगा कि अगर वो उनके पास ज़्यादा कॉन्स होगा तो रात को वो अच्छे से देख नहीं पाएंगे। ज़्यादा कॉन्स होगा तो वो तो वैसे रात को नहीं चलते हैं, तो रात को तो उनको दिखाई देगा नहीं, क्योंकि रात में तो लाइट है नहीं, इसके लिए उनके पास ज़्यादा रॉड्स होते हैं, तभी उन्हें रात को और अच्छे से दिखाई देता है। चलो ये हो गया। उसके बाद हम अपने 7th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7th नंबर है हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये चूज द करेक्ट ऑप्शन का क्वेश्चन है। सो देखते हैं। पहला हमारा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑप्शन ए ऑलवेज, ऑप्शन बी समटाइम्स, ऑप्शन सी अंडर स्पेशल कंडीशंस, ऑप्शन डी नेवर। सो इसमें क्या हो सकता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हमेशा इक्वल होगा, या फिर कभी कभी इक्वल होगा, या फिर कुछ कंडीशंस के अंदर, या फिर कभी इक्वल नहीं होगा। सो हमने पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा इक्वल होगा। चलो बहुत अच्छा, ये तो हो गया। अगला बढ़ते हैं 8 नंबर पे। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। जो इमेज फॉर्म होता है एक प्लेन मिरर के द्वारा, वो क्या होता है? वर्चुअल होता है, हमने पढ़ा है वर्चुअल होता है, रियल नहीं होता, वर्चुअल होता है। सो यहाँ पे तो हमने पहले क्लासीफाई कर दिया ए और बी, सी और डी को गोली मारो, ए और बी हमारे पास सिर्फ बच्चे हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर वर्चुअल होते हैं, फिर बिहाइंड द मिरर होते हैं, तो अभी तक ये दोनों पास कर रहे हैं। उसके बाद एंड इनलार्ज होते हैं क्या प्लेन मिरर की जो इमेज फॉर्म होते हैं प्लेन मिरर के द्वारा, क्या वो इनलार्ज होते हैं? नहीं होते हैं, वो सेम साइज के होते हैं, सेम डिस्टेंस पे होते हैं। सो ये ए तो गलत हुआ, और ये बी सही हुआ। चलो बी तो सही हुआ। उसके बाद 9 नंबर, डिस्क्राइब दी कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलेडोस्कोप का कंस्ट्रक्शन डिस्क्राइब कर। तो एक एक्टिविटी है जो कि एक्टिविटी इसी चैप्टर में है, तो उस एक्टिविटी में इसका कंस्ट्रक्शन अच्छे तरीके से दिखाया गया है। ये रही एक्टिविटी, अभी आने वाले हैं। हाँ, ये जो एक्टिविटी है 16.6, इस एक्टिविटी में अच्छे तरीके से कैलेडोस्कोप कैसे काम करता है और उसके पूरे स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। सो इस एक्टिविटी को आप लोग देख सकते हो, इसी को आप लोग देख सकते हो। उसके बाद आगे हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा अगला क्वेश्चन है 10th, ड्रॉ अ लेवल्ड स्केच ऑफ ह्यूमन आई। सो ह्यूमन आई का आपको स्केच बनाना है, तो वो तो आप लोग खुद से बनाओ, उसमें भी वो भी चैप्टर में ही है, आप लोग चैप्टर से देख के बना सकते हो। चलो वो भी सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा 11th क्वेश्चन। गुरमीत वांटेड टू परफॉर्म एक्टिविटी 16.8 यूजिंग अ लेजर टॉर्च। हर टीचर एडवाइज्ड हर नॉट टू डू सो। कैन यू एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ टीचर्स एडवाइस। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये 16.8 जो एक्टिविटी है ये है क्या, ठीक है। उसी के बेसिस पे तो हम लोग कह पाएंगे कि टीचर ने जो बोला कि सही है कि नहीं है, ये हम लोग उसी के बेसिस पे तो कह पाएंगे कि टीचर ने सही बोला या फिर गलत बोला। तो देखते हैं पहले। Look into your friend's eye. Observe the size of pupil. Throw light on her eye with a torch. Observe the pupil now. Switch off the torch and observe her pupil once again. Do you notice any change in the size of pupil? In which case,
वॉज द प्यूपिल लार्जर, वॉट डू यू थिंक इट वॉज, इन विच केस डू यू थिंक टू अलाउ मोर लाइट इन द आई व्हेन द लाइट इज डिम और ब्राइट। तो ये एक्चुअली प्यूपिल के ऊपर ही इन्होंने बताया था कि प्यूपिल के ऊपर ये एक्टिविटी थी 16.8, ठीक है। सो उसमें ये था कहानी। तो देखो यहाँ पे है कि लेज़र लाइट का यूज़ करके, वहाँ पे तो नॉर्मल लाइट था, यहाँ पे ये गुरमीत क्या कर रहे हैं कि ये लेज़र लाइट का यूज़ कर रहे हैं, लेज़र लाइट का यूज़ करके इस एक्टिविटी को ये परफॉर्म करना चाहते हैं। अब देखो ये लेज़र लाइट जो है ये हमारे आंखों के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है, ये हमारे आंखों को हार्म कर सकता है। सो अगर इसको आप लोग प्यूपिल में, अगर आप इसको प्यूपिल में टॉर्च करोगे तो ये आपके आंखों को हार्म कर सकता है। इसके लिए यहाँ पे जो टीचर ने एडवाइस दिया कि बाबू ये काम मत करो, तो टीचर का एडवाइस एकदम सही था और उम्मीद को ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, वो जाने। उसके बाद 12th क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर आइज। एक्सप्लेन करो कि आप अपने आई का टेक केयर कैसे कर सकते हो। सो बहुत से तरीके से आप लोग अपने आई का देखभाल कर सकते हो, जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन पे ज़्यादा नज़र मत डालो, मोबाइल ज़्यादा मत देखो, गेम ज़्यादा मत खेलो, गेम ज़्यादा खेलते हो तो आप लोग मोबाइल पे हमेशा लगे रहते हो। उसके बाद अपने आँखों को कोई चीज़ चल जाती है अगर आपकी आँखों के अंदर तो उसे रम मत किया करो। यही सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपने आँखों का देखभाल कर सकते हो। उस पर ठंडे पानी से उसे साफ़ करो, ये सारी चीज़ें। उसके बाद 13th क्वेश्चन, what is angle of incidence of a ray if the reflected ray is at an angle of 90 degree to the incident ray। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे क्या होगा अगर रिफ्लेक्टेड रे जो है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे और एंगल और इंसिडेंट रे दोनों मिलकर 90 डिग्री हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। हमने पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं। सो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा तो इंसिडेंस रे निकल जाएगा। सो इट्स 45 डिग्री। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। सो 14 क्वेश्चन, हाउ मेनी इमेजेस ऑफ अ कैंडल विल बी फॉर्म्ड इफ इट इज प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल मिरर्स सेपरेटेड बाय 14 सेंटीमीटर। कितने इमेजेस फॉर्म होंगे जब 2 प्लेन मिरर्स को सेपरेट किया गया है 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से। सो यहाँ पे तो कोई एंगल से उसे सेपरेट किया नहीं गया है, उन्हें सिर्फ डिस्टेंस से सेपरेट किया गया। और हम जानते हैं कि जब एंगल नहीं होता, जब 0 डिग्री का एंगल होता है, जैसे कि आप सैलून में गए होंगे वहाँ पे 0 डिग्री का एंगल होता है। पैरेलल जब मिरर होता है तो इन्फिनाइट इमेजेस फॉर्म होते हैं, आप लोगों ने सैलून का एग्जांपल देखा होगा। सो यहाँ पे भी इन्फिनाइट इमेजेस फॉर्म होंगे, यहाँ पे कोई एक इमेज फॉर्म नहीं होगा, इन्फिनाइट इमेज फॉर्म होगा। उसके बाद ये 15 क्वेश्चन, 2 मिरर्स मीट एट राइट एंगल्स, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एज शोन इन फिगर 16.9, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द सेकंड मिरर। 2 मिरर राइट एंगल पे हैं और एक रे ऑफ लाइट जो कि इंसिडेंट हुआ 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री के एंगल पे वो इंसिडेंट हुआ, जो कि फिगर 16.19 में हम लोग देख सकते हैं, इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं। सो ये इंसिडेंट हुआ। अब आपको रिफ्लेक्टेड रे बताना है सेकंड मिरर से, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द सेकंड मिरर। सेकंड मिरर से अब हमें रिफ्लेक्टेड रे बताना है। सो पहले तो ये इंसिडेंट हुआ तो एक रिफ्लेक्टेड रे भी यहाँ पे जाएगा, जो कि वो भी 30 डिग्री का होगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे इक्वल्स इंसिडेंट रे, वो भी 30 डिग्री का होगा। और ये तो 90 डिग्री का है क्योंकि ये राइट एंगल पे है। सो ये 90 डिग्री का है। अब ये जो 30 डिग्री का ये जो गया, ठीक है, ये जो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, अब ये देखो ये मैंने सही से ड्रॉ नहीं किया, लेकिन मैं इसको सही से ड्रॉ कर ही देता हूँ। सो ये कुछ इस तरीके से इंसिडेंट होगा, आप लोग देखो ये कुछ इस तरीके से इंसिडेंट होगा, एक रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से इंसिडेंट होगा। सो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे 30 डिग्री फॉर्म होगा, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे जो है एक 30 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, 30 डिग्री का, और यहाँ पे तो पहले से 90 डिग्री है ही, ठीक है, यहाँ पे पहले से 90 डिग्री है, यहाँ पे भी एक 30 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, ठीक है। और ये देखो ये एक परपेंडिकुलर एकदम बन गया, और ये भी 90 डिग्री हो गया, इधर भी 90, इधर भी 90, ये परपेंडिकुलर बना, नॉर्मल से एक परपेंडिकुलर बना तो ये भी 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, ये 30 डिग्री हुआ। 90 + 30 कितने होते हैं 120, और एक ट्रायंगल पूरा मिलके 180 बनाता है, 180 - 120 कितना हुआ 60, तो ये वाला कितना हुआ 60, ये वाला हुआ 60। सो इंसिडेंट रे जो कि रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ से, रिफ्लेक्टेड रे जो कि यहाँ पे इंसिडेंट रे की तरह काम कर रहा है, वो 60 डिग्री का हुआ। और यहाँ पे ये एक रिफ्लेक्टेड रे गया, 1 मिनट, और यहाँ पे फिर एक ये रिफ्लेक्टेड रे जो गया, ये जो एक रिफ्लेक्टेड रे गया, ये भी 60 डिग्री का हुआ, राइट और नॉट, ये भी 60 डिग्री का हुआ। चलो ये भी 60 डिग्री का हुआ और ये भी 60 डिग्री का। अब उसके बाद ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो नॉर्मल है जो कि अभी आप लोग देख रहे हो, ये जो नॉर्मल है जो कि पूरी तरीके से सही से ड्रॉ नहीं है, ये जो नॉर्मल है ये इसके पैरेलल है, इस मिरर के पैरेलल है कि नहीं है, चलो है, इस मिरर के पैरेलल है।
तो इसमें क्या है, इस केस में क्या है कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो इंसिडेंट रे अभी आप लोग देख रहे हो, ये जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे और ये इंसिडेंट रे जो है और ये जो है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे और ये मिरर मिलके जितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं ये इक्वल है इस रिफ्लेक्टेड रे और इसका एंगल और इस मिरर के एंगल का, ठीक है, ये इक्वल है इस रिफ्लेक्टेड रे और इसका एंगल का, क्योंकि ये पैरेलल है इसकी वजह से, राइट। ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है, ट्रांसवर्सल की तरह जब ये एक्ट कर रहा है सो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, जो कि है 30 डिग्री, जो कि है 30 डिग्री। सो अभी आप लोग देख रहे हो इस केस में क्या हो गया, ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो इंसिडेंट रे है ये पैरेलल है रिफ्लेक्टेड रे के, ठीक है, ये इंसिडेंट रे पैरेलल हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे के। चलो समझ में आया, चलो बहुत अच्छे। अब आगे देखते हैं 16 नंबर को देखते हैं। बुझो स्टैंड्स एट ए जस्ट ऑन द साइड ऑफ अ प्लेन मिरर एज शोन इन फिगर 16.20, ठीक है। बुझो ए पॉइंट पे खड़ी है जो कि फिगर 16.20 में दिखाया गया है। कैन ही सी हिमसेल्फ इन द मिरर, ऑल्सो कैन ही सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट पॉइंट एट पी क्यू एंड आर। तो ये तो खुद को नहीं देख सकते क्योंकि हम लोग देख सकते हैं मिरर का उतना, ये मिरर बहुत ही छोटा है तो ये खुद को देख नहीं सकते, क्योंकि ये देखो अगर ये यहाँ से जाती भी है, ये देखो अगर इसका जो ये जाता भी है, ये जो इसका एकदम सेम, सॉरी फ्रेंड्स एक मिनट, ये सेम होता है, एकदम इक्वल होता है, तो ये यहाँ पे इसका लेंथ उतना है ना कि ये खुद को देख पाए, लेकिन वहीं पे ये इन्हें देख सकती है, ये इन्हें देख सकती है क्योंकि इनका मान लो ऐसे इंसिडेंट हुआ, ये इनका रे, इन दोनों का रे ऐसे इंसिडेंट हुआ, इन दोनों का यहाँ पे रे इंसिडेंट हुआ तो रिफ्लेक्ट किया इधर, सो इसके पास ये रिफ्लेक्टेड रे पहुँचा तो वो देख सकती है, ठीक है। जो बूझो जो है वो पी एंड क्यू को तो देख सकती है लेकिन आर को नहीं देख सकती, क्योंकि आर का इंसिडेंट रे, आर का रिफ्लेक्टेड रे यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, सो वो पी एंड क्यू को ही सिर्फ देख सकती है, आर को नहीं देख सकती, सो किसे देख सकती है, सिर्फ पी एंड क्यू को। चलो और आगे देखते हैं 17 क्वेश्चन। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट ए इन द प्लेन मिरर। इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट को फाइंड करो जो कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट ए इन द प्लेन मिरर। इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड करो जो कि सिचुएटेड है ए पे इस प्लेन मिरर में, ठीक है, इसका पोजीशन फाइंड करो, इमेज का पोजीशन फाइंड करो। तो ये तो इक्वल होगा, हमने पढ़ा है कि ये इक्वल होता है, सो ये इक्वल होगा एकदम, इधर जितना डिस्टेंस इधर होगा उतना ही डिस्टेंस इधर होगा, तो ये इक्वल होगा, ठीक है, ये इक्वल होगा। उसके बाद कैन पहेली, ये जो पहेली है, एक मिनट सॉरी, कैन पहेली एट बी सी दिस इमेज, क्या पहेली बी से इस इमेज को देख सकती है। सो इस केस में आप लोग देखो कि ये जो है इसका ये रिफ्लेक्शन इधर पड़ा, ये इंसिडेंट रे इधर पड़ा और फिर ये इंसिडेंट रे इधर पड़ा और फिर ये रिफ्लेक्ट होके इधर गया, फिर ये इंसिडेंट रे यहाँ पे पड़ा और ये भी रिफ्लेक्ट होके सी के पास गया, राइट, ये भी रिफ्लेक्ट, मैंने सही से ड्रॉ नहीं किया लेकिन रिफ्लेक्ट होके सी के पास गया कि नहीं, और ये ऐसे ये वर्चुअली पीछे की तरफ आया, सो ये रिफ्लेक्ट होकर वहाँ तक गया। मैं इसे इस सबको एक बार अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। सो आप लोग देखो पहले तो यहाँ से ये ए से एक रे निकला इंसिडेंट रे जो कि रिफ्लेक्ट हुआ तो बी तक गया, फिर ए से एक और रे निकला जो कि इंसिडेंट होने के बाद वो सी तक गया, राइट, जिसे कि हमने जब बाहर की तरफ एक्सटेंड किया सो वो हमें एक पॉइंट पे मिला जो कि इसका पॉइंट था, ये इस पॉइंट पे मिला, हमें सही से ड्रॉ नहीं हुआ लेकिन इस एक पॉइंट पे मिला जो कि वो पॉइंट था। सो देखो जो B है वो भी इस इमेज को देख सकती है और C भी इस इमेज को देख सकता है, ठीक है, ये दोनों इस इमेज को देख सकते हैं, so ये दोनों भी इस इमेज को देख सकते हैं और ये भी इस इमेज को देख सकता है। चलो अब D को देखते हैं। D क्वेश्चन, व्हेन पहेली मूव्स फ्रॉम B टू C, जब पहेली B से C तक आई, वेयर डज द इमेज ऑफ A मूव। सो जब पहेली B से C तक आई तो इमेज ऑफ A कहाँ मूव करेगा। सो देखो इमेज ऑफ A अपवर्ड्स मूव करेगा, ये कैसे, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रही है तो इसको ये ऊपर की तरफ दिखाई देगा, ठीक है, इसके लिए ये अपवर्ड्स मूव करेगा। चलो समझ में आया। सो इसी के साथ ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर होता है खत्म। मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।